वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शर्मा जी की पाठशाला में। आज हम मेवाड़ के इतिहास का पार्ट नंबर 15 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम मेवाड़ में महाराणा प्रताप के आगे महाराणा अमर सिंह के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, महाराणा अमर सिंह महाराणा अमर सिंह का शासनकाल 1597 ईस्वी से लेकर 1620 ईस्वी के मध्य का होता है। इनका जन्म 16 मार्च 1559 ईस्वी को होता है। देखिए, 1559 ईस्वी में उदय सिंह ने उदयपुर शहर का निर्माण करवाया था और 1559 ईस्वी में ही महाराणा अमर सिंह का जन्म होता है। इनका जन्म मचीन के महल राजसमंद में होता है। देखिए, इनके राज्याभिषेक की बात करें, देखिए महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद महाराणा अमर सिंह क्या होते हैं, शासक बनते हैं। महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद 19 जनवरी 1597 ईस्वी में ये क्या होते हैं, राजा बनते हैं। इनके माता पिता की बात करें तो ये माता अजबदे व पिता महाराणा प्रताप के पुत्र होते हैं। देखिए, इनके शासनकाल में क्या होता है, हरिदास झाला, ये हरिदास झाला के नेतृत्व में एक अन्य सैनिक विभाग बनाते हैं। अन्य सैन्य विभाग देखिए, चूड़ावतो और सक्तावतो के मध्य नेतृत्व को लेकर विवाद। चूड़ावतों व सक्तावतों के मध्य विवाद होता है, जो नेतृत्व को लेकर होता है। ये भी क्या होता है, इन्हीं के काल में होता है। देखिए, ये दो मुगल बादशाह से संघर्ष करते हैं। देखिए, किन किन से, अकबर और जहांगीर। देखिए, महाराणा प्रताप के समय में अकबर को जब सफलता नहीं मिलती, वो महाराणा प्रताप को नहीं पकड़ सकते, तब अकबर क्या करते हैं, महाराणा प्रताप के विरुद्ध सैन्य अभियान भेजना बंद कर देते हैं। कुछ समय तक अकबर शांत रहते हैं, लेकिन जैसे ही महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है, महाराणा अमर सिंह जब शासक बन जाते हैं, तब इनका फिर से सैन्य अभियान शुरू हो जाता है। इसके बाद जब 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद जहांगीर शासक बनते हैं और फिर जहांगीर 1605 ईस्वी से लेकर 1615 ईस्वी तक 1605 ईस्वी से लेकर 1615 ईस्वी तक लगातार क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं। ये अपने पुत्र खुर्रम को इतनी बार मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए बार बार भेजते हैं, जिससे क्या होता है, मेवाड़ की हालत जर्जर हो जाती है। और फिर क्या होता है, महाराणा अमर सिंह को मेवाड़ी सरदार व युवराज करण सिंह, वो मेवाड़ की स्थिति को देखते हुए, उसकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए महाराणा अमर सिंह को बोलते हैं कि वो क्या करे, मुगलों से संधि करे। और महाराणा अमर सिंह को बार बार समझाते हैं, जिससे महाराणा अमर सिंह को अपनी इच्छा के विरुद्ध जाकर जहांगीर से संधि करनी पड़ती है। और ये अंत में जहांगीर के साथ 1615 ईस्वी में क्या कर लेते हैं, संधि कर लेते हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है, कुछ शर्तें होती है इसके अंदर कि क्या क्या शर्तें होती है। देखिए
पहली शर्त ये होती है कि मेवाड़ का महाराणा, मेवाड़ के जितने भी महाराणा होंगे वो कोई भी क्या नहीं होंगे, मुगल दरबार में शामिल नहीं होंगे, बल्कि उनका ज्येष्ठ पुत्र क्या होगा, मुगल दरबार में शामिल होगा। महाराणा जो है वो 1000 घुड़सवार जो है वो शाही सेना में रखेगा, और महाराणा के पुत्र को, जो भी ज्येष्ठ पुत्र होगा, युवराज होगा, वो क्या करेगा, जब मुगल दरबार में जाएगा तो उन्हें 5000 का मनसब प्राप्त होगा। इसके अलावा ये थी कि कभी भी कोई भी महाराणा जो है वो मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध कायम करने के लिए बाध्य नहीं होंगे। उनकी इच्छा है, वो करना चाहे तो कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते, बाध्य नहीं होंगे। इसके अलावा यह था कि महाराणाओं को चित्तौड़गढ़ दुर्ग लौटा दिया जाएगा, क्योंकि जब अकबर ने उदय सिंह के समय आक्रमण किया था तब अकबर को चित्तौड़गढ़ किले पर क्या हो गया था, अधिकार हो गया था। अकबर के पास चित्तौड़गढ़ का किला है, तो अब ये जो है इन्हीं का शासन चल रहा है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग पे इन्हीं के अधीन है। इस संधि में यह हुआ कि महाराणाओं को चित्तौड़गढ़ का किला लौटा दिया जाएगा, परंतु शर्त यह है कि उस किले की मरम्मत नहीं कराई जाएगी। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, जहांगीर ने अजमेर में अपना दरबार लगाया। जहांगीर ने अजमेर में अपना दरबार लगाया। इस दरबार को कब लगाया, देखिए समय की बात करें तो समय है 1613 ईस्वी से लेकर 1616 ईस्वी तक इसने क्या किया, दरबार लगाया। इस दरबार लगाने का जो उद्देश्य था, वो उद्देश्य क्या था, उद्देश्य ये था अमर सिंह को, यानी मेवाड़ी शासक अमर सिंह को अपने अधीन करना। देखिए, अब जब जहांगीर अजमेर में अपना दरबार लगाते हैं तो ये अजमेर में कुछ निर्माण करवाते हैं, और ये क्या क्या निर्माण करवाते हैं, देखिए, चश्मा-ए नूर झरना, दूसरा है जहांगीर महल का निर्माण करवाते हैं, जहांगीर महल का भी निर्माण करवाते हैं, और ये क्या करवाते हैं, देखिए, सुभाष उद्यान, सुभाष उद्यान, सुभाष उद्यान जिसका नाम पहले क्या था, दौलत बाग, ये दौलत बाग का निर्माण करवाते हैं। दौलत बाग का निर्माण करवाते हैं, जिसे अभी क्या बोला जाता है, सुभाष उद्यान बोला जाता है। इसका निर्माण करवाते हैं। देखिए, चश्मा-ए नूर झरना कहां बनवाते हैं, अजमेर में। जहांगीर महल कहां बनवाते हैं, पुष्कर में। सुभाष उद्यान या दौलत बाग ये कहां बनवाते हैं, अजमेर में। इतना आप नोट कर लीजिए। देखिए, 1605 ईस्वी से लेकर 1615 ईस्वी तक अमर सिंह ने जहांगीर से संघर्ष किया। इस दौरान जहांगीर ने अपने पुत्र खुर्रम यानी शाहजहां को, खुर्रम को मेवाड़ पर आक्रमण हेतु कई बार भेजा, जिससे मेवाड़ की हालत जर्जर हो गई।
अंततः मेवाड़ की आर्थिक स्थिति को मद्देनजर रखते हुए मेवाड़ी सरदारों व युवराज करण सिंह के अनुरोध पर महाराणा, देखिए किसने किया है, मेवाड़ी सरदारों और युवराज करण सिंह ने, इन्होंने क्या किया, बार बार इनको अनुरोध किया कि आप क्या, देखिए मेवाड़ की आर्थिक स्थिति देखिए, इसके कारण बार बार अनुरोध करने के कारण इन्होंने क्या किया, महाराणा अमर सिंह ने मुगलों से 5 फरवरी 1615 ईस्वी में संधि की। इस तरह गुहिल से अब तक अनुमानित लगभग 1050 वर्षों की स्वतंत्रता का अंत हुआ। इस संधि को मुगल मेवाड़ संधि कहते हैं। इस संधि की कुछ शर्तें रखी गई। इस संधि की कुछ शर्तें रखी गई, जैसे कि मेवाड़ का बादशाह जो है वो मुगल दरबार में सम्मिलित नहीं होगा, उसका युवराज सम्मिलित होगा, युवराज को 5000 मंत्र प्राप्त होंगे और महाराणा की तरफ से 1000 घुड़सवार जो है वो मुगल सेना में जाएंगे और इनको चित्तौड़गढ़ लौटा दिया जाएगा। वैवाहिक संबंध के लिए कोई बाध्य नहीं होंगे। इन सभी संधि के बारे में आगे पढ़ेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए शर्तें क्या थी। शर्तें की बात करें तो मुगल दरबार में महाराणा उपस्थित नहीं होगा। मुगल दरबार में महाराणा का ज्येष्ठ पुत्र उपस्थित होगा। महाराणा शाही सेना में 1000 घुड़सवार रखेगा। और देखिए महाराणा शाही सेना में 1000 घुड़सवार रखेगा। युवराज को, मेवाड़ के युवराज को 5000 मनसब प्राप्त होंगे। चित्तौड़गढ़ महाराणा को लौटा दिया जाएगा। परंतु
तोड़ के मरम्मत के लिए महाराणा बाध्य होंगे। महाराणा वैवाहिक संबंध के लिए बाध्य नहीं होंगे। देखिए, पहले तो बात करें कि दरबार में महाराणा नहीं उपस्थित होगा, उसका ज्येष्ठ पुत्र होगा। शाही सेना में 1000 घुड़सवार रखेगा महाराणा। देखिए, जब अकबर ने ये सुलह कुल की नीति अपनाई थी, उस समय वो क्या करता था, घुड़सवार लेता था, और ये घुड़सवार भी अच्छे नस्ल के घुड़सवार रखता था, अच्छे नस्ल के घोड़े लेता था, जिससे क्या हो, उसकी सेना मजबूत हो। और कहते हैं कि अकबर जो है वो घुड़सवारी, मतलब उसके जो सेना थी वो घुड़सवारी में माहिर थी, उसके पास अच्छे अच्छे घोड़े थे, जिससे वो जो युद्ध करता था वो 10 दिन का युद्ध क्या कर लेता था। 10 दिन की अगर कहीं जाने के लिए 10 दिन का समय तय करना पड़ता है, 10 दिन की दूरी तय करनी पड़ती है, वो उसी दूरी को 5 दिन में पूरा कर लेता था, या 6 दिन में, 7 दिन में कर लेता था। कहते हैं कि जब वो युद्ध के लिए जाता था तो अपने साथ 2 घोड़े ले जाता था। एक आदमी के साथ 2 घोड़े होते थे, एक पर आदमी बैठा हुआ होता था, एक खाली होता था। और जब वो युद्ध करने जाते थे तो ऐसे चलते थे, और जैसे ये घोड़ा थक जाता था तो ये आदमी इस घोड़े के ऊपर आ जाता था और ये घोड़ा खाली चलता था। इस तरह जो 10 दिन की दूरी होती थी वो अकबर की सेना 5 दिन या 7 दिन में ही तय कर लेती थी, मतलब कम समय में ही तय कर लेती थी। इसके घोड़े दिन रात दौड़ते थे और अचानक से आक्रमण होता था। अकबर की ये नीति बहुत अच्छी थी कि वो एकदम से अचानक से क्या करता था, आक्रमण करता था। किसी को पता भी नहीं चलता था कि अकबर इतनी जल्दी आएगा, और वो क्या करता था, एकदम से आकर आक्रमण कर लेता था। इसीलिए उसे क्या चाहिए थे, घुड़सवार चाहिए थे। और उसने सुलह कुल नीति में यही किया था कि क्या करता था, वो जिनों से भी, जिनको भी अपने अधीन कर लेता था, उनसे क्या लेता था, घुड़सवार लेता था। मनसब क्या होते, देखिए, जब युवराज उनके दरबार में जाते थे तो उनको कुछ मनसब दिए जाते थे आने के उपलक्ष्य में। ये हर राज्य के अलग अलग मनसब होते थे। इसके बाद हम बात करें कि देखिए, चित्तौड़गढ़ में मरम्मत के लिए बाध्य क्यों होंगे। अगर कोई किला है, कोई भी किला है, और अगर वो क्या है, मजबूत है तो उसे बांध देना, उसे तोड़ना, उसके अंदर जाना, उसको भेदना मुश्किल हो जाता है। तो अकबर क्या चाहते थे, या फिर मुगल क्या चाहते थे कि ये जो किला है जिस हालत में है उसी हालत में रहे, ताकि अगर कभी भी महाराणा कोई गड़बड़ करते हैं, कोई उनकी बात नहीं मानते, तो उस किले पर क्या कर दे, आक्रमण कर दे। इसलिए वो चाहते थे कि इस किले को मजबूत नहीं बनाया जाए। इसके लिए वो एक शर्त रखते थे कि जिस किले को वो जीत लेते थे उस किले पर ये शर्त रखते थे कि उसके किले को क्या नहीं किया जाए, मरम्मत नहीं की जाए, ताकि अगर भविष्य में कभी भी ये अगर मुगलों के विरुद्ध जाए तो इनके ऊपर वो आक्रमण कर सके। और देखिए, आगे हम जब पढ़ेंगे तब देखेंगे कि जैसे ही चित्तौड़गढ़ की मरम्मत होती है, फिर से मुगल मेवाड़ संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। और महाराणाओं ने शर्त रखी कि ये वैवाहिक संबंध कायम नहीं करेंगे, क्योंकि सभी राजाएं क्या करते थे, इनसे वैवाहिक संबंध कायम कर लेते थे। और अकबर की ये नीति थी कि जितने भी राजपूत लोग हैं उनको क्या कर लिया जाए, वैवाहिक संबंध में कायम कर लिया जाए। देखिए, अकबर की एक नीति थी। अकबर अपने रिश्तेदारों को, जैसे कि उनके जो शासक है, उनको अगर वो बाहर से बुलाता, दूर से आते और यहां पर आने के बाद कब्जा जमाते, तब तक क्या होता, तब तक ये अंदर के जो शासक है, जो राजपूत शासक है, ये उनसे लड़ते और उनको खदेड़ देते। तो अकबर ने एक नीति अपनाई कि क्यों ना हम ऐसा करें कि जो पहले से राजा हैं उन्हीं राजाओं को क्या कर ले, संबंध में कायम कर ले, एक संबंध बना ले, उन्हीं से अपन क्या कर ले, वैवाहिक संबंध बना ले, जिससे वो अपने रिश्तेदार हो जाएंगे। और जैसे ही रिश्तेदार हो जाएंगे तो वो क्या नहीं कर पाएंगे, उनसे बगावत नहीं कर पाएंगे। तो जो अकबर है वो पूरे भारत को जीतना चाहता था, और इस पूरे भारत को जीतने के लिए उसने एक नीति अपनाई। और नीति क्या अपनाई कि भारत जीतना है तो मुझे यहीं के जो शासक है इन्हीं को क्या करना होगा, अपना लेना होगा, ये इनसे वैवाहिक संबंध कायम करने होंगे, जिससे ये कभी भी मेरे
खिलाफ नहीं जाए, क्योंकि अगर अंदर के ही खिलाफ हो जाएंगे तो इसको भारत जीतने में मुश्किल हो जाएगी। और ये अकबर की नीति थी, इसीलिए ये क्या करता था, वैवाहिक संबंध कायम करता था। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए अब मेवाड़ के महाराणाओं के पास चित्तौड़गढ़ का किला वापिस आ गया है। महाराणा अमर सिंह ने चित्तौड़ को ईस्वी में अपनी राजधानी बनाई। देखिए जैसे ही चित्तौड़गढ़ किला इनके पास आ जाता है, ये क्या करता है अमर सिंह, इसको अपनी राजधानी बनाते हैं। 26 जनवरी 1620 ईस्वी में महाराणा अमर सिंह की मृत्यु हो जाती है। महाराणा अमर सिंह की छतरी इनकी छतरी कहाँ है, महासतिया। गंगोद आहड़। देखिए आहड़ उदयपुर जो है उसमें गंगोद नामक के स्थान पर इनकी छतरी है महासतिया में। महासतिया क्या है, देखिए महासतिया शाही शमशान स्थल है। किनका, देखिए महासतिया मेवाड़ के सिसोदिया वंश का शाही शमशान स्थल है। देखिए ये है शमशान स्थल और ये इसको बोलते हैं महासतिया। इस शमशान स्थल को बोलते हैं महासतिया, जो कि गंगोद आहड़ उदयपुर में है। इसके अगर प्रथम छतरी की बात करें तो प्रथम छतरी जो है वो किसकी है, देखिए प्रथम छतरी जो है वो किसकी है, महाराणा अमर सिंह की। महाराणा अमर सिंह की। और इसके द्वितीय छतरी की बात करें वो है महाराणा करण सिंह की। ऐसे द्वितीय की बात करें इस तरह इनकी छतरियां बनी हुई हैं। ठीक है, अब आपके देखिए एक वर्ड है महासतिया। जो ये शमशान स्थल है, ये क्या है, शमशान स्थल है। ये तो कहां है, ये है गंगोद आहड़ में। उदयपुर का नाम आहड़ में। और देखिए एक है महासतियों का टीला। महासतियों का टीला, ये एक वर्ड और आएगा, आपके राजस्थान का ही है। महासतियों का टीला। महासतियों का टीला जो है वो कोठारी नदी के किनारे बागोर भीलवाड़ा में है। महासतिया शमशान जो है वो गंगोद आहड़ में है, लेकिन महासतियों का टीला जो है वो कोठारी नदी के किनारे बागोर भीलवाड़ा में है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आएगा आगे करण सिंह, हम पढ़ेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। महाराणा करण सिंह, इनका शासनकाल 1620 ईस्वी से 1628 ईस्वी, 1620 से 1628 ईस्वी के मध्य होता है। देखिए इन्होंने क्या करवाया, इन्होंने पिछोला झील के किनारे जग मंदिर का निर्माण
आरंभ करवाया। ये पहले युवराज थे, ये पहले मेवाड़ी युवराज, पहले मेवाड़ी युवराज जो मुगल दरबार में शामिल हुए। और देखिए इन्होंने क्या किया, जग मंदिर का निर्माण आरंभ करवाया है। अब इस जग मंदिर में क्या करता है, ये खुर्रम को पनाह देते हैं। देखिए जब खुर्रम ने शाहजहां के साथ क्या किया, खुर्रम यानी शाहजहां ने जहांगीर, अपने पिता जहांगीर के साथ विद्रोह किया, तब इन्होंने क्या किया, उनको जग मंदिर में शरण दी। खुर्रम ने अपने पिता जहांगीर से विद्रोह किया, तब करण सिंह ने खुर्रम को जग मंदिर में शरण दी। और कहते हैं कि इसमें जब ये इन्होंने इनको शरण दी थी, तब इन्होंने एक दूसरे से अपनी पगड़ी भी बदली थी। और ये भी कहते हैं कि जो खुर्रम है, खुर्रम ने जग मंदिर से प्रभावित होकर ही ताजमहल बनवाया। ये इसी से प्रभावित होकर ताजमहल बनवाया था। आप इस बार देख लीजिए, महाराणा करण सिंह है, इनका शासनकाल ज्यादा नहीं है, 1620 से 1628 ईस्वी का होता है। और इन्होंने क्या किया, जग मंदिर का निर्माण करवाया है। और निर्माण पूरा नहीं करवाया है, सिर्फ आरंभ करवाया है। इसे पूरा जगत सिंह प्रथम करवाते हैं। इनके बाद जो इनके शासक आते हैं, इनके पुत्र। इसके बाद देखिए, ये मेवाड़ी युवराज पहले युवराज है जो क्या होते हैं, मुगल दरबार में शामिल होते हैं। और अगर बात करें जहांगीर के पुत्र खुर्रम की, तो खुर्रम क्या करते हैं, अपने पिता के साथ विद्रोह करते हैं। और इस विद्रोह में क्या करते हैं, ये खुर्रम को जग मंदिर में शरण देते हैं। और कहते हैं कि खुर्रम ने जग मंदिर से प्रभावित होकर ही ताजमहल बनवाया था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, महाराणा जगत सिंह प्रथम, इनका कार्यकाल 1628 ईस्वी से लेकर 1652 ईस्वी के मध्य का होता है। देखिए, इन्होंने जग मंदिर का निर्माण पूरा करवाया। इन्होंने जग मंदिर, जो कि करण सिंह ने क्या करवाया था, आरंभ करवाया था, जग मंदिर के निर्माण को पूरा करवाया। और इसीलिए जगत सिंह के कारण इसे जग मंदिर कहते हैं। देखिए, आरंभ तो उसे करण सिंह ने करवाया था, लेकिन पूरा जगत सिंह ने करवाया। इन्होंने पिछोला झील के किनारे रूप सागर का निर्माण करवाया। देखिए, इन्होंने पिछोला झील के किनारे रूप सागर तालाब का निर्माण करवाया है। और इन्होंने पिछोला झील के किनारे मोहन मंदिर का निर्माण करवाया। और देखिए, इन्होंने 1652 ईस्वी में भगवान विष्णु को समर्पित
जगन्नाथ मंदिर का, जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया। देखिए इनके दरबारी हुए, इनके दरबारी जिनका नाम था क्या, विश्वनाथ। विश्वनाथ ने जयप्रकाश नामक महाकाव्य की रचना की। और एक और घटना है इनके काल की कि इनके काल में ही जो प्रतापगढ़ है वो मेवाड़ से अलग हुआ था। इनके शासन काल में ही, इनके शासन काल में ही प्रतापगढ़ मेवाड़ से अलग होकर स्वतंत्र रियासत बना। देखिए इन्होंने जगमंदिर का निर्माण करवाया, पिछोला झील के किनारे रूप सागर तालाब का निर्माण कराया, पिछोला झील के किनारे ही मोहन मंदिर का निर्माण करवाया। इन्होंने 1652 ईस्वी में भगवान विष्णु को समर्पित जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथ मंदिर जो है वो जगदीश चौक उदयपुर में है, का निर्माण करवाया। इनके दरबारी थे विश्वनाथ, और विश्वनाथ ने क्या की थी, जयप्रकाश नामक महाकाव्य की रचना की थी। इनके शासन काल में प्रतापगढ़ मेवाड़ से अलग होकर, प्रतापगढ़ जो है वो मेवाड़ से अलग हो गया था और स्वतंत्र एक रियासत बनी थी। देखिए जगन्नाथ मंदिर जो है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए जगन्नाथ मंदिर, ये जगन्नाथ मंदिर इसे जगदीश मंदिर भी कहते हैं, सपनों में बना मंदिर भी कहते हैं। ये 1652 ईस्वी में बनाया गया था, इसके बारे में पढ़ेंगे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए जगन्नाथ मंदिर, इसके हम निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण 1652 ईस्वी में जगत सिंह प्रथम द्वारा इसके स्थान की बात करें तो ये है जगदीश चौक। तो ये जिस चौक पर है उसे जगन्नाथ चौक या जगदीश चौक बोलते हैं। जगदीश चौक उदयपुर। देखिए इसके वास्तुकार की बात करें तो इसके वास्तुकार है अर्जुन भाण और मुकुंद, भाण का पुत्र मुकुंद, ये इसके क्या है, वास्तुकार है। इस मंदिर की विशेषता की बात करें तो इसके उपनाम, देखिए इसे क्या क्या कहा जाता है। इसे जगन्नाथ मंदिर भी कहा जाता है, इसे जगदीश मंदिर भी कहा जाता है, और इसे सपनों में बना मंदिर भी कहा जाता है। कहते हैं कि ये जो है सपनों में भगवान दिखाई दिए थे और उसी के कारण ये मंदिर बनाया था, तो इसलिए सपनों में बना मंदिर भी कहते हैं। ये किसको समर्पित है, तो ये भगवान विष्णु को समर्पित है, विष्णु को समर्पित है। देखिए इसकी विशेषता बात करें तो इस मंदिर पर प्रशस्ति बनी हुई है, जगन्नाथ प्रशस्ति कहते हैं। इस मंदिर पर विशाल जगन्नाथ प्रशस्ति, नाथ प्रशस्ति बनी हुई है। यह संस्कृत, यह प्रशस्ति संस्कृत में है, संस्कृत में लिखी गई है, लिखी गई है। और देखिए इसके रचयिता कृष्ण भट्ट है।
इसके रचयिता देखिए क्या क्या होना है, इसके रचयिता कृष्ण भट्ट है। इस मंदिर के पास ढाई माह नौजूबाई का मंदिर बनवाया। ये भी जगत सिंह ने ही बनवाया, जगत सिंह प्रथम ने ही बनवाया। देखिए अपनी धाई माँ नौजूबाई का मंदिर जगत सिंह ने ही बनवाया है। और देखिए ये मंदिर जो है इसका निर्माण 1652 ईस्वी में जगत सिंह प्रथम द्वारा किया गया। स्थान जो है वो जगदीश चौक या जगन्नाथ चौक उदयपुर में है। वास्तुकार जो है इसके अर्जुन भान मुकुंद है। इसका उपनाम है जगन्नाथ मंदिर, जगदीश मंदिर, सपनों में बना मंदिर। ये भगवान विष्णु को समर्पित है। इस मंदिर पर एक विशाल प्रशस्ति लिखी हुई है, जगन्नाथ प्रशस्ति, जो कि संस्कृत भाषा में है और जिसे के रचयिता कृष्ण भट्ट है। देखिए इस मंदिर के पास ढाई माँ नौजूबाई का मंदिर बना हुआ है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए 10 अप्रैल 1652 ईस्वी में जगत सिंह प्रथम की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद आएंगे महाराणा राज सिंह। जिसके बारे में हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स करें। आपको कुछ सुझाव हो तो वो कमेंट्स में बता सकते हैं, कुछ पूछना हो तो वो कमेंट्स में बता सकते हैं। और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नीचे जो बेल आइकन है उसको भी दबा लें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले अध्याय में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।